मैथ में एक और नए चैप्टर का शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। ये चैप्टर ना बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि रैशनल नंबर आपको क्लास 6 में भी पढ़े हुए थे। हाँ, क्लास 6 में रैशनल नंबर था लेकिन उतना एडवांस नहीं था। तो क्लास 7 का जो रैशनल नंबर है ये थोड़ा सा आपको एडवांस मिलेगा, इससे भी एडवांस मिलेगा क्लास 8 में। ओके, 9 10th में तो फिर उसका नेक्स्ट लेवल ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जाना पहचाना एक और नया चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। चूंकि ये एक नंबर है तो इसको जानने से पहले 3-4 प्रकार के नंबर आपको और पता होना चाहिए, तभी ये नंबर आपको समझ में आएगा। तो ये जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, ये एक्चुअली एक नंबर है। इस नंबर को समझने के लिए आपको पहले 3-4 नंबर और समझना पड़ेगा, तब जाकर ये नंबर आपको समझ में आएगा। तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट पहले वेट करना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और भी वर्ड हैं, नंबर हैं, उसको समझेंगे फिर तो ये आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो एक बार फिर से कह देते हैं, चैप्टर बड़ा इजी है, बहुत सिंपल भी है और बहुत छोटा भी है, बड़ा मजेदार है। रैशनल नंबर है तो नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। और इस नंबर तक पहुंचने से पहले कुछ और भी नंबर है, पहले वो जानना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यानी कि नंबर्स हैं, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा। और पहला क्लास आप बोल सकते हैं लगभग, कि आपने गौर किया होगा पहला वाला क्लास में लगभग हम आपको वो इंपॉर्टेंट टर्म सारा बता देते हैं जो चैप्टर में आगे इस्तेमाल होने वाला होता है। इससे क्या होता है ना कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स आप एक ही क्लास में पहली बात समझ लेते हैं। दूसरी बात, आगे आपको बार बार वो पढ़ना नहीं पड़ता है, बस रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे समझते भी चलिएगा। सबसे पहला हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल और नेचुरल नंबर्स को लेकर हमने आपको बार बार एक बात बोला है कि काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। और याद कीजिए अपना बचपन क्लास, काउंटिंग नंबर हमेशा हम लोग 1 से स्टार्ट करते थे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। लास्ट में लिख दीजिएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इसका कोई अंत नहीं है। शुरुआत तो है इसका कि 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर बस, और काउंटिंग नंबर आप स्टार्ट करेंगे हमेशा 1 से, तो ये हमारा कहला जाता है नेचुरल नंबर्स। पहला हो गया। सेकेंड नंबर पे आइए। सेकेंड नंबर है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर कुछ नहीं है, बस आप काउंटिंग नंबर को 0 से स्टार्ट कर दो, वो हमारा हो गया होल नंबर। ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब काउंटिंग नंबर को आप 0 से स्टार्ट कर दो, वही कहला गया हमारा होल नंबर। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। मतलब इसका भी कोई अंत नहीं है, ध्यान रहेगा। तो नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जा सकता है, और होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होगा और ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, उसके बाद होल नंबर को लेकर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। अच्छा, यहां पे भी लिख लीजिएगा, हम भूल गए लिखना, लेकिन लिख लीजिएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है। यहाँ पे इसे एरो देके आप लोग लिख लीजिए। जगह नहीं हमारे पास, नहीं तो हम लिख देते हैं। पहले रुक जाइए, यहाँ पे आपके पास जगह है, कॉपी मत लिख दीजिए।
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज कौन सा होगा? 0, यानी कि 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है। लेकिन क्या इसका सबसे बड़ा होल नंबर आपको पता है? आपको क्या, हमको क्या, किसी को नहीं पता है। वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक के बाद आपको एक लिखना है नोट। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो आपको लिखा रहा है ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। तो पहला नोट आप इसमें लिखेंगे, समझिए ध्यान से। चलिए अब हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब दीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। समझिए, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 इसमें भी दिखता है हमको। तो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है और इसमें 0 थोड़ी है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आप इसमें लिखेंगे कि ऑल होल नंबर्स, WHOLE, एक मिनट, all whole numbers are not natural numbers। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड नंबर पे है इंटीजर्स। थर्ड नंबर पर इंटीजर्स। चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। और इंटीजर्स को समझाने के लिए साफ इसका हम एग्जांपल देंगे आपको नंबर लाइन का, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको लिखने का मन हो छोटा सा डेफिनेशन। तो नेचुरल नंबर कॉमा 0 कॉमा एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, इसका मतलब भी समझाएंगे अभी आपको। नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये एस है। इसका एक दो एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर इसको आपको हम ये नंबर लाइन पे समझाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2 4 6 8, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद 0 है तो 0 भी इसका एग्जांपल होगा। उसके बाद है नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर लिखिए, बस उसके आगे साइन माइनस का लगा दीजिए। तो -2 -4 -3 -6 एटसेट्रा, ये भी बहुत दूर तक जा सकता है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। और इंटीजर्स को ना थोड़ा और बेहतर तरीके से यदि आपको समझना हो तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये और आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा इंटीजर्स को, क्योंकि इसमें डाउट आप लोगों को बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक हटे वहां तक लिख लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। अब जरा इस नंबर लाइन को आप ध्यान से देखिए और इस डेफिनेशन को भी देखिए। लिखा हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। क्या है इस नंबर लाइन पे 1 2 3 4? बिल्कुल है। 0 के उधर है, यानी कि 0 के इधर जो आपको ये दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है। उसके बाद है 0, इसमें 0 भी दिख रहा है आपको। ओके। उसके बाद नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होगा लेकिन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, माइनस वाले साइन होंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है, लेकिन उसके आगे साइन कैसा लग गया है? माइनस का लग गया, तो हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो 0 से इधर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं
लेफ्ट साइड में ये हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर। सिंपल है। चलिए अब इसको और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझिए। जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव वाले, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी हैं उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत इसमें? तो जीरो के राइट साइड में जितने नंबर है वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। अच्छा, पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि प्लस वाले हैं। इधर नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव साइन है। सिंपल है। तो पॉजिटिव इंटीजर और ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। अब बात कर लेते हैं जीरो को लेकर, समझिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चों को पहला बात तो कंफ्यूजन ये रहता है कि सर जीरो ना एक इंटीजर नहीं है। जीरो इंटीजर है, यदि यहां पे हमने लिख दिया तो है, मेरे कहने से नहीं होगा, बल्कि यही कहता है मैथ कि जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, वो इंटीजर है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जीरो के ऊपर ना साइन पॉजिटिव का है ना नेगेटिव का है, फिर उसके ऊपर साइन कैसा है? किसी का नहीं है। तो वो इंटीजर तो है लेकिन न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक इंटीजर है। पहला बात तो इंटीजर है। बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर है। आप बोल लगे कैसा इंटीजर है भाई? तो न्यूट्रल है, NEUTRAL, न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई चीज का साइन नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो कोई पूछे कि बताइए इंटीजर्स का मतलब क्या है, तो बताइएगा इंटीजर्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर, इन सभी को हम लोग कहते हैं एक साथ इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट साइड में, सॉरी, जीरो के राइट साइड में जो होगा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जीरो के लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव इंटीजर हो गया, और जीरो हमारा एक इंटीजर है लेकिन वो न्यूट्रल इंटीजर है। इसका मतलब हुआ कि जीरो ना ही हमारा पॉजिटिव वाला है ना ही नेगेटिव वाला है, तो क्या इंटीजर ही नहीं है? इंटीजर तो है लेकिन कैसा वाला है? न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से कुछ नोट आपको लिखवाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला नोट, अब मेरे बातों को आप ध्यान से पहले समझेंगे फिर इसका जवाब देंगे आप लोग। सबसे पहला सवाल, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर इंटीजर्स है? बिल्कुल है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4, क्या उसमें 1 2 3 4 नहीं है राइट साइड में? बिल्कुल है। तो पहला आप लिखोगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, तो पहला आप लिखेंगे यहां पे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपने लिखा कि सारा नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, इसको रिवर्स करते हैं। क्या सारा इंटीजर्स नेचुरल नंबर है? नहीं है। इंटीजर्स में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो क्या सारा इंटीजर्स नेचुरल नंबर हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जीरो है। क्या इसमें आपको जीरो दिख रहा है कहीं पे? बताओ। नहीं है। तो आप लिखोगे ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहां पे लिखेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। चलिए, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को लेकर बात। अब बात करते हैं होल नंबर और इंटीजर्स को लेकर। चलिए फिर से मेरा सवाल समझिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। क्या सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स है? सोचो फिर से, सारा होल नंबर इंटीजर्स होगा? बिल्कुल होगा। होल नंबर शुरुआत होता है जीरो से, 0 1 2 3 4। क्या इसमें 0 1 2 3 4 नहीं है? देखो 0 1 2 3 4 बिल्कुल है। तो लिखोगे पहला ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आगे बात करते हैं। अब इसी सवाल को रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं। क्या सारा इंटीजर्स होल नंबर है? बताओ। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले भी नंबर हैं। और क्या नेगेटिव वाला नंबर आपको होल नंबर में दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है। तो आप इसमें लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स।
all integers are not whole, all integers are not whole numbers। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला है हमारा चौथे नंबर पे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, शुरू करें। इसमें लिखेंगे नंबर which are in the form of p by q, where p and q are नेचुरल नंबर्स कर लीजिएगा यहां पे, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पढ़ के बता देते एक बार, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are natural numbers are called fractions। इसका एग्जांपल देंगे और समझ में आएगा। समझिए पहले ये होता क्या है। देखो p by q का मतलब यहां पे कहने का ये है कि एक नंबर जो कि ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और कोई एक नंबर है जो कि डिनोमिनेटर में रहेगा नीचे। यानी कि यहां पे सारा खेल किसका है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है। तो यदि ऐसा कोई नंबर आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि वो किसका बात कर रहा है, फ्रैक्शन का बात कर रहा है। पहला बात। दूसरा बात, p और q केवल और केवल इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए। एग्जांपल देते हैं आपको और समझ में आएगा। जैसे समझो, जैसे सपोज करिए 2/5। पहले तो ये बताओ क्या ये फ्रैक्शन का एग्जांपल है। पहले देखो क्या ये p by q के फॉर्म में है। p by q का मतलब हुआ क्या, कुछ न्यूमरेटर और कुछ डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 5, तो ये पहला बात p by q के फॉर्म में है। दूसरा बात, क्या ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 5 भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार का नंबर आपको जब भी दिख जाए समझ जाइए वो किसका बात कर रहा है, फ्रैक्शन का बात कर रहा है। हाँ बोलो। नहीं, p by q की जगह पर a by b भी रह सकता है, c by d भी रह सकता है, x by y भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। क्योंकि p by q हम लोग ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, तो p by q लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे p by q ही रहे, a by b भी चलेगा, c by d भी चलेगा। कहने का मतलब उसका ये होता है बस कि एक नंबर न्यूमरेटर में और एक नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, बस। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी चलेगा। जैसे सपोज 3/7 ले लो, 9/11 ले लो, 13/17 ले लो, एटसेट्रा। बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। बस आगे बढ़ा जाए। चलो अब फिर से एक नोट आपका स्टार्ट होता है। देखो हर बार आपको ये नोट्स इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि हर बार आपके सामने नंबर नया नया आ रहा है, तो हर चीज क्या हो जाने वाला होता है, अलग हो जाता है, हर चीज डेफिनेशन बदल जाता है हमारा। शुरू करें तो पहला बात यहां से शुरुआत करेंगे। पहला चीज, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। अरे इसके तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो होना ही है, पक्का है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शंस। ठीक है, लिखिए पहला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शंस। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करते हैं। आप समझिए ध्यान से। अब क्या सारा का सारा फ्रैक्शन नेचुरल नंबर है? बताइए। अच्छा एक एग्जांपल इसमें और देते हैं, शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। एक एग्जांपल यहां पे 4 23 एटसेट्रा। क्या ये एग्जांपल हो सकता है क्या फ्रैक्शन का? ये तो p by q के फॉर्म में नहीं है। हाँ
ये बिल्कुल आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली नीचे 1 तो है, 1 होता ही है हमारा। तो इसको थोड़ा सा हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है, 1 तो होता ही है। तो पहला बात, सारा नेचुरल नंबर फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही था। लेकिन क्या सारा फ्रैक्शन नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। और क्या ये वाला आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है? नहीं, वो तो सिंपल नंबर है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहां पे आप लिखोगे all fractions are not natural numbers। ये पहला पॉइंट हुआ। आगे लिखते हैं, जगह नहीं है, ये वाला मिटा दिया जाए इधर। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा ऊपर का मिटाएंगे क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बढ़े आगे, चलिए ये वाला बस मिटा रहे हैं अभी। ये सब जो नंबर अभी आपको हम बता रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है रैशनल नंबर को समझने से पहले। नहीं समझोगे पूरा चैप्टर आपका कंफ्यूज हो जाओगे। पूरे चैप्टर में हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, तो पहले कुछ चीजों को दूर कर लिया जाए तो ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर को लेकर बात हो गया हमारा, अब बात करते हैं होल नंबर को लेकर। चलिए बताइए, सोच समझ के बताइएगा, क्या सारा का सारा होल नंबर फ्रैक्शन है? सोच के बताइए फिर से, क्या सारा का सारा होल नंबर फ्रैक्शन है? फिर से सोचिए, यहां पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 और उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पी और क्यू केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए। नहीं होगा, समझिए ध्यान से। वहां पे लिखा है कि जो नंबर्स विच आर इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब कोई नंबर है जिसको आप किसके फॉर्म में लिखो, पी बाई क्यू, मतलब एक न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। इसमें कंडीशन ऐड ये किया गया है कि पी और क्यू जब वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। लेकिन इसमें तो 0 है, तो क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो आप अगला पॉइंट लिखोगे, होल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। सिंपल, होल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। आगे बढ़े, चलिए अगला, क्या फ्रैक्शन होल नंबर हो सकता है? सोचो, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ये उस फॉर्म में थोड़ी है। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने लिया 27/4, मान लीजिए सपोज करिए, ये आपका फ्रैक्शन है। लेकिन क्या ये होल नंबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। होल नंबर नॉर्मल नंबर होंगे इस प्रकार के। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रैक्शंस आर नॉट होल नंबर्स। फ्रैक्शंस आर नॉट होल नंबर्स। चलिए अगला, होल नंबर को लेकर बात हो गया। अगला हमारा इंटीजर्स है। क्या इंटीजर्स फ्रैक्शंस हो सकते हैं? फिर से सोचिए, क्या इंटीजर्स फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं होगा। उसके डेफिनेशन में नेचुरल नंबर है, और फ्रैक्शन में तो हमारा नेगेटिव वाला नंबर भी आता है, 0 भी आता है। तो क्या 0 नेचुरल नंबर हुआ? बोलो। हाँ, अभी फिलहाल नेचुरल नंबर, मतलब केवल और केवल नेचुरल नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, देखो इसीलिए हमने आपको कहा कि अभी जो आप क्लास 7 में फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है। इससे एडवांस आपको क्लास 8 में पढ़ना है, फिर 9th में, फिर 10th में। अभी डेफिनेशन आपके सामने क्या है नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन का? नेचुरल नंबर। तो बस नेचुरल नंबर ही सोचना है आपको, उसके एडवांस का कुछ नहीं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इंटीजर जो है वो होल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें 0 भी आता है। 0 इसमें आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप लिखोगे इंटीजर्स आर नॉट फ्रैक्शंस।
इंटीजर्स आर नॉट फ्रैक्शन। इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या फ्रैक्शन इंटीजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फ्रैक्शंस आर नॉट इंटीजर्स। बस इतना आपको अभी फिलहाल फ्रैक्शन को लेकर लिखना है। नोट हो गया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगला है आपका रैशनल नंबर। चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पे हम लोगों को समझना है इस चैप्टर के हेडिंग को, जो कि रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को समझने के लिए आज पर्याप्त समय नहीं है, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे यहां तक। लेकिन आप लोग फिलहाल अभी लिख लीजिए। और कल हम लोग शुरुआत करेंगे सीधा रैशनल नंबर से, फिफ्थ नंबर से। 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर में होगा हमारा रैशनल नंबर। तो इतना हम ये मान के चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्लास में इसको लिख लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि जब आप लोग क्लास में आएंगे तो पूरा का पूरा पीछे का सारा नंबर आप लोग रिवाइज करके आएंगे, तब रैशनल नंबर समझने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज से क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी आगे क्लास में आइए तो थोड़ा सा रिवाइज करके आइए, इससे थोड़ा सा आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 5 नंबर से, और रैशनल नंबर हम लोग का कल टॉपिक होगा और आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोग अपना चैप्टर रैशनल नंबर्स स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स में टोटल 4 डिस्कस कर चुके थे। 5वें नंबर पे हम लोगों का रैशनल नंबर है, जो कि हमारा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। तो ध्यान से सुनेंगे। ये वाला टर्म थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर का जो आपका नाम है रैशनल नंबर, उसी को आप समझने जा रहे हैं आप। तो अब ये आपको समझ में इजिली आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन जान चुके हैं क्या होता है। तो ये वाला आप समझने में उतना कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इधर ध्यान से इसको समझिए। पहले सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q are इंटीजर्स। अब यहाँ पे इंटीजर वर्ड इस्तेमाल हुआ तो अब आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है कि नहीं। इसीलिए इसको समझने से पहले वो सब चीज समझना ज्यादा जरूरी था। जैसे यहाँ पे स्टार्ट अभी इस्तेमाल हुआ एक वर्ड इंटीजर्स। यदि आपको इंटीजर्स पता ही नहीं रहता तो आप रैशनल नंबर कैसे समझते? तो आप लोगों ने जो पहले समझा है वो बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू से कर सकते हैं। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब इसका पूरा एग्जांपल भी समझेंगे हम लोग, ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको और लिखा जाए फिर समझते हैं। समझिए ध्यान से। कोई भी नंबर P by Q के फॉर्म में होगा, मतलब एक न्यूमरेटर होगा तो दूसरा डिनोमिनेटर होगा। ऊपर में न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, P और Q ना इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव नंबर भी चल सकता है, नेगेटिव नंबर भी चल सकता है, जीरो भी चल सकता है, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंडीशन लिखा हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर में जीरो होगा चलेगा, लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। और समझ में आएगा, लेकिन एग्जांपल 1-2 ले लेते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे सपोज हमने लिखा पहला, सपोज करिए कि 4/7। सबसे पहले बात तो बताइए, क्या ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल हो सकता है? पहला बात आपको देखना क्या है कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल है P by Q के फॉर्म में, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर तो है, इसमें दोनों है। दूसरा बात क्या देखना है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या दोनों इंटीजर है? बताओ। बिल्कुल है। वो भी कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ या ना। उसके बाद बोला है कि नीचे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल। चलिए -4/4 मतलब कुछ और बोलो, -6/7 ले लेते हैं। क्या ये रैशनल नंबर का एग्जांपल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि P by Q के फॉर्म में भी है, दोनों का दोनों इंटीजर भी है। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है उससे मतलब नहीं, लेकिन इंटीजर तो है। उसका Q का वैल्यू भी 0 नहीं है। सिंपल है ना? हाँ बोलो। सर नीचे डिनोमिनेटर में -, बिल्कुल, लेकिन जनरली लिखते नहीं, ऊपर कर देते हैं ना माइनस को हम लोग ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक दो एग्जांपल और लेते हैं। चलिए अब जरा सोच समझ के बताइएगा, 7, केवल 7, क्या ये एक रैशनल नंबर का एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो पी के जगह पे 7 और क्यू के जगह पर 1 है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। दूसरा बात, दोनों क्या है इसका, इंटीजर भी है हमारा, 7 भी, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 7 और 1 क्या है, इंटीजर है। तीसरा बात, नीचे 1 है, 0 नहीं है, तो नीचे 1 चलेगा लेकिन 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ जाए ध्यान से। 0 बताइए, चलो 0 छोड़ो, पहले बताओ क्या 1 हमारा एक रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल होगा, ऊपर 1 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होना ही है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगला एग्जांपल बताइए, चलिए अब जरा सोच समझ के बताइएगा। 0, क्या 0 हमारा एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। समझिए ध्यान से, पहला बात तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ऊपर में 0 है तो नीचे में क्या होता है, अपने आप से 1 होता है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, पहला बात। दूसरा बात बोला कि था कि दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। तीसरा बात, नीचे यानी कि क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, यानी कि 0 हमारा एक इंटीजर होता है और ये एक रैशनल नंबर भी अब होगा। ठीक है, तो 0 हमारा क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन क्या ये रैशनल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि नीचे में 0 है और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस यही है आपका रैशनल नंबर। तो लास्ट में आप लिख देंगे एटसेट्रा। तो ये सब हो गया एग्जांपल हमारा रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर में आपको 2-3 बात ध्यान रखना है, बस 3 बात। पहला बात कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ऊपर कुछ और नीचे कुछ होगा, पहला बात। दूसरा बात, दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। तीसरा बात, नीचे 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यही हमारा रैशनल नंबर है, बस हो गया खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नोट हम लोग लिख लेते हैं, जो कि हम लोग हमेशा से लिखते आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सोच समझ के बताइएगा। पहला चीज, सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा था? नेचुरल नंबर। बताइए, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे? अरे होगा भाई, 7, 1 क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। क्या ये रैशनल नंबर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। नहीं समझे बात को? हम लोगों ने जो कल पढ़ा था नेचुरल नंबर, उसमें कहां से स्टार्ट होता था? 1 से। क्या ये नहीं होगा एग्जांपल बताओ? तो सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। तो पहला आप लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। चले अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे माइनस में भी आते हैं और नेचुरल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं थे। तो इसमें आप लिखोगे, ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या बताया था हमने आपको? होल नंबर। चलिए होल नंबर का भी समझ लेते हैं। सवाल फिर से बोलते हैं, क्या सारा का सारा होल नंबर रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे हमारा 0 क्या था, एक होल नंबर था, और ये 0 यहां पे रैशनल नंबर भी है हमारा। तो ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव में भी होते हैं, और होल नंबर हमारा नेगेटिव में था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आगे तो इसमें लिखेंगे कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर।
आगे बढ़ते हैं। होल नंबर के बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको? इंटीजर्स पढ़ाया था। क्या सारा का सारा इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसका तो डेफिनेशन में इंटीजर्स बोला गया है ना। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर्स होंगे? फिर से सोचिए, सोचो। हमने बोला इस वाले में क्या है कि सारा इंटीजर रैशनल नंबर है। अब क्या सारा रैशनल नंबर, सॉरी सारा इंटीजर रैशनल नंबर है? इसमें हमने लिखा ऑल इंटीजर सारा रैशनल नंबर। इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर्स होगा? नहीं होगा। बताओ कैसे? एग्जांपल दो, जैसे जैसे बोलो। ठीक है, और बताओ। हाँ ठीक है, और बताओ। देखिए बिल्कुल सही बात है कि सारा रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिए। रैशनल नंबर आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्या इंटीजर्स में हमने आपको ऐसा कुछ बताया था? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसमें लिखेंगे ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। चलिए, इंटीजर्स के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? फ्रैक्शंस पढ़े थे। चलिए अब समझिए ध्यान से। क्या सारा का सारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन भी P बाई Q के फॉर्म में था, ये भी P बाई Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। चलिए अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। क्या सारा रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे? एग्जांपल बताओ अमृत। हाँ, फ्रैक्शन में हमने क्या बोला था आपको? नेचुरल नंबर, है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे कि सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स, all rational numbers are not fraction। तो ये पूरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे हिसाब से ना, यदि आप हर चीजों को समझते आ रहे हैं शुरुआत से, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है ही नहीं। बस एक बार आप समझ जाओगे, सब चीज आपको पहले से याद है। इसके लिए जरूरी क्या है पता है? जरूरी है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसका समझ आपको अच्छे से होना चाहिए। लाइन बाय लाइन, थोड़ा बहुत हम लोग डेफिनेशन भी कहीं कहीं पर लिखे हुए हैं, वो सब भी याद होना चाहिए, एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। तब जाकर आपको ये सब इतना याद करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, फिर ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। 5वें नंबर पे, 6 नंबर पे है हमारा अच्छा एक चीज और, इसमें ना कुछ और बातें हैं, थोड़ा सा उसको भी आप लोग समझ लीजिए पहले। रैशनल नंबर हो गया हमारा, नोट भी हो गया। इसमें एक चीज और लिखिएगा फर्स्ट नंबर देके, पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब हुआ रैशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होंगे, Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव चलेगा। जैसे एग्जांपल इसका समझिए और समझ में आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 2/3। क्या ये 2/3 पहली बात तो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। और कैसा है? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देते हैं, -4/-7। कौन बताएगा क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है? है, बिल्कुल है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है ना। तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है। ऐसा ही बहुत सारा हो सकता है। एग्जांपल और ले लो, 7 एटसेट्रा।
तो ये सब का सब एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर का, याद रहेगा इतना। अगला इसका जस्ट अपोजिट है नेगेटिव रैशनल नंबर। चलिए उसको भी जरा समझ लेते हैं। सेकंड नंबर यहां पे दे देंगे। कहां पे? नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर का एक दो एग्जांपल दो समर। नेगेटिव का एक दो एग्जांपल दो। -3/4 और बताओ। -8/9 -4 ले लो, -7 ले लो। ये सब क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है कि नहीं? तो रैशनल नंबर दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सिंपल है। तो नेगेटिव का मतलब जिसमें माइनस वाला साइन हो जाए, और नेगेटिव में माइनस वाले, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसमें ना डेफिनेशन से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखेंगे आपको इसका एग्जांपल ज्यादा क्लियर हो पाएगा। इसका एग्जांपल देखिए आप लोग। जैसे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, एग्जांपल नहीं बेसिकली आप इसको क्वेश्चन कह सकते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? जैसे कहना क्या चाहता है समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आपके बुक का होगा। क्वेश्चन है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4। इक्विवेलेंट टू कितना था? इक्विवेलेंट टू 3/4। वेरी गुड। चलिए समझिए ध्यान से। अब रुक जाइए क्योंकि ये वाला थोड़ा ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा आप लोग रुक के समझ लीजिए पहले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझिए ध्यान से। इसका सॉल्यूशन देखो। हम आपको समझाना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, और इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन काफी होगा। क्वेश्चन मात्र एक है, लेकिन सवाल इसमें कई प्रकार के आ सकते हैं, तो सारा बनाने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन तरीका समझ लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4। मतलब आपको 4 ऐसे रैशनल नंबर पता करने हैं जिसको काटने के बाद, सॉल्व करने के बाद सारा का आंसर 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4 ही आएगा। ऐसा 4 नंबर आपको पता करना है। फिर से सुनिए, ऐसा 4 नंबर आपको पता करना है जिसको काटने पे, यानी कि सॉल्व करने पे, उसको सिंप्लीफाई करने पे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पे सब का आंसर कितना जाना चाहिए? 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4 ही आना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कैसे बनता है समझते हैं ध्यान से। सबसे पहला क्या दिया हुआ आपका बताइए? 3/4 दिया हुआ है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है ना कि 3/4 है, यदि आप इसमें ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 और 1, तो ये तो 3/4 ही घूम फिर के आ जाएगा। क्या कुछ बदला इसमें? नहीं बदला। तो हम लोगों को शुरुआत करना है कितने से मल्टीप्लाई करने से? 2 से, 1 से नहीं, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा हमारा। शुरुआत किससे करना है? 2 से करना है। ठीक है? अब समझिए बनता कैसे है। 3/4 ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आ गया? 3 2 जा 6 और ये 4 2 जा 8। पहला वाला बन गया। आगे बढ़िए। उसके बाद फिर से 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 3 से करेंगे। यहां भी 3 और यहां भी 3, 3 3 जा 9 और ये 12, 2 को बन गया। और देख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई अब कितने से? 4, ये कितना हो जाएगा? 16। आगे 3/4 अब कितने से? 5 से 20। सिंपल है। 4 ही बोला गया था तो 4 ही बार करेंगे। 5 बोलेगा तो 5 बार कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 ही बार हुआ ना, ऐसे समझो। यहां से यहां 1 2 3 और 4, 5 बार बोलता तो एक बार और बढ़ा देते, 7 बार बोलता तो एक बार और बढ़ा देते,
ऐसा करते हैं हम लोग। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके सामने कौन सा 4 नंबर आया? पहला आया 6/8, दूसरा आया 9/12, उस कमा दे दो, उसके बाद आया 12/16, उसके बाद आया 15/20। अब जरा इन सबको सॉल्व करो, तो जरा काटो इन सबको, बताओ कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 6 और 8 दोनों आता हो? और वैसी बात है 2 से आप काटोगे इसको, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। इसको कैसे काटेंगे आप? 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इसको आप काटोगे 4 से काटोगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसको 5 से 5 1 जा, सॉरी 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक चीज दिख रहा होगा बड़ा साफ साफ, 3/4, 3/4, 3/4 और ये हमारा 3/4। क्या सभी का आंसर 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 के बराबर आया? बिल्कुल आया। इसका मतलब है कि 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20 ये चारों का चारों नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बोलो समर, क्या डाउट? सर ऐसा ही अगर क्वेश्चन रहे, हाँ, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये मतलब मैथड यूज करेंगे तो उसका सही रिजल्ट आएगा, सही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है, हमेशा जैसे हमने किया ना वैसे ही करना है। आगे बढ़िए, यहां पे आप लिखेंगे हैंस पहला 6/8, 9/12, 12/16 एंड 15/20 are equivalent rational number, are equivalent rational numbers which is equivalent to, which is equivalent, which is equivalent to 3/4। मतलब इसका ये हुआ कि 6/8, 9/12, 12/16, 5/20, सॉरी 15/20 ये सब का सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट है? किसके इक्विवेलेंट का मतलब वो इन सबको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है। सिंपल है ना? बस ये हो गया इसका आंसर। तो अब मेरे हिसाब से आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा क्या होता है, बन जाएगा, आसान होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको जल्दी से आप लोग लिखिए। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको जल्दी से लिखिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट जो करना है करिए। आगे बढ़े, चल। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से एक क्वेश्चन और दे बनाइएगा आप लोग, ठीक है? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब वो ऐसा नंबर पता करिए जिन सब का आंसर कितना आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है? बराबर आ जाए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर एक काम करिए, एक मिनट, आर रैशनल नंबर्स, यहां पे ना इक्विवेलेंट काट दीजिएगा आप लोग, बस। 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 आर रैशनल नंबर्स विच इज इक्विवेलेंट टू 3/4। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट, इसको बस यहाँ पे इक्विवेलेंट जो लिखा हुआ था उसको काट दीजिएगा, ठीक है ना? तो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स
फाइंड 6 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू चलो अपने मन से दे देते हैं, इक्विवेलेंट टू 7/9। ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अभी आप लोग बनाइए जल्दी से, ठीक है। तब तक हम कुछ क्वेश्चंस को और लिख लेते हैं जो कि अभी आपको बनवाएंगे। अब यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट समझने का पूरा कहानी खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इस क्वेश्चन को तब तक आप लोग सॉल्व करिए, तब तक हम 2-4 क्वेश्चन और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग दे देंगे। अब इसके बाद आप लोग सम क्वेश्चंस बना, इसको बनाइएगा, उसके बाद ये वाला लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं। पहले उसको सॉल्व कर लीजिए जो आपने लिखा है यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं जो कि हम लोग अभी बनाना सीखेंगे, बाहर से नहीं, आपके बुक से ही रहेगा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस -5/13 एज अ, पहले वो वाला बनाइए, इसके बाद में लिखिएगा ये वाला, बाद में लिखिएगा ये वाला, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। एक्सप्रेस -5/13 एज अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर, पॉजिटिव न्यूमरेटर। ये पहला क्वेश्चन हुआ। 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख देते हैं, सबका सॉल्यूशन हम लोग एक बार बना लेंगे। एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर, एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -12, न्यूमरेटर -12, न्यूमरेटर 20। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। न्यूमरेटर वाला हो गया, डिनोमिनेटर वाला भी ले लो। एक्सप्रेस -3/8 एज अ रैशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर डिनोमिनेटर 32, उसके बाद डिनोमिनेटर -40। चलिए पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आज यदि समय बचा तो हम लोग कुछ और आगे कर लेंगे। इतना क्वेश्चन पहले आप लोगों को लिख लेना है, आगे सॉल्व करें। इधर का मिटा दिया जाए, ये वाला इधर का हो गया, इधर का पूरा यस सर, ठीक। ये वाला आप लोग सॉल्व कर लिया ना, 6 रैशनल नंबर निकालने वाला। यस सर। क्या क्या है सबका बन गया, सबका बना पहले। अच्छा सबका बनने तो उसके बाद चेक कर लेते हैं। अब इसका एक एक करके हम लोगों को सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट डिस्कस करें। लिख लीजिए, पहले आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से लिखिए। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप लोग बनाएंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और यहां से आपका क्वेश्चंस का सिलसिला चालू होता है। लगभग 6-7 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपका पहला वाला एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा। लेकिन पहले आप लोग सीखिए पहले चीजों को। सर वहाँ पे एक डैश देना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद विथ के बाद यहाँ पे हाँ दे सकते हैं, इसको फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो। बताइए कितना कितना आया है, वो 6 रैशनल नंबर कौन से हैं बताइए जरा। सर 14/8
एक मिनट, 14/18 पहला, दूसरा 21/27, 21/27 और 28/36, 28/36, 35/45, 35/45, 42/54, 42/54, एक लास्ट 49/63। 49/63। क्या सबका इतना है? यस सर। देख लीजिए एक बार। और इन सब को आप काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो सब का आंसर 7/9 के बराबर आएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। किसके इक्विवेलेंट? 7/9 के इक्विवेलेंट। 7/9 के इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि सबको सॉल्व करने के बाद 7/9 ही आ रहा है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन एक एक करके देखते चलते हैं। समझिएगा, पहले समझ लीजिए, समय हमारे पास है अभी, आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझिए, समझ जाओगे फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से भी लिख दोगे। समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस -5/13 एज अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर। मतलब आपके पास क्वेश्चन है -5/13, इसको क्या करना है ना। अच्छा अभी बताइए, न्यूमरेटर कैसा दिख रहा है आपको? नेगेटिव दिख रहा है। मतलब आपके पास क्वेश्चन जो सॉल्यूशन क्वेश्चन है वो है -5/13। आपको करना क्या है ना, ये जो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है इसको पॉजिटिव चेंज कर देना है, मतलब कि वो पॉजिटिव हो जाए ऐसा आपको चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि 5/13 ही रहे, बस नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। क्या करना पड़ेगा? मतलब समझिए, क्वेश्चन समझिए। पहले आपके सामने 5/13 है ना, -5/13 है, ये रहना चाहिए 5/13 ही, लेकिन ये जो नेगेटिव है बस उसको क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे कि वो पॉजिटिव हो जाए और 5/13 ही रहे बना हुआ? बताइए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे समझिए। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? -5/13। तो यदि हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ऊपर वाले को नेगेटिव है पॉजिटिव में करना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे, नीचे क्यों करा आपने? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को यदि आप बाद में काट भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घूम फिर के -5/13 ही आ जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा? तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई फर्क हमारे क्वेश्चन में ना पड़े। देखो -1 हमने क्या, इसको काट भी दोगे तो फिर भी घूम फिर के क्या आया? -5/13 ही आ गया। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों एक साथ करेंगे आप, वो भी सेम नंबर से। तो हमारा मकसद क्या है? मकसद हमारा ये है कि -5/13 है, न्यूमरेटर हमारा भी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना देना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ठीक रहेगा, हाँ या ना? तो -5/13 मल्टीप्लाई करना आपको -1 से, तो यहां पे भी -1 से करना है। तो अब बताइए, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हो गया हमारा 5 × 1 5/-13। कोई डाउट इसमें? हाँ, न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव आ गया जो बोला गया था, डिनोमिनेटर नेगेटिव आया उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ी कुछ करने बोला है। बोला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जो बोला जाए बस उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये बोला गया था कि इसको पॉजिटिव करना है, हमने पॉजिटिव कर दिया। उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में ये नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन जिसके बारे में बोला गया वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बस वही हमारा इसमें मेन मोटिव है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पहले इतना समझ में आया? ठीक है, अगला। एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इक्वल टू -12। चलिए फिर से समझिए ध्यान से क्या बोला गया है इसमें। सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। पहले करना क्या है, आपके सामने नंबर है -4/7। -4/7 को चेंज कर देना है इस तरीके से कि न्यूमरेटर आपका क्या हो जाए, -12 हो जाए। अभी न्यूमरेटर है कितना आपका, -4। बदल किस में देना है, -12 में बदल देना है। बस न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना हमको। डिनोमिनेटर जो होगा सो रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है, बस चेंज किसको करना है, न्यूमरेटर को। तो आपके सामने क्वेश्चन है -4/7। तो अब जरा आप लोग सोच समझ के बताइएगा कि न्यूमरेटर को चेंज करना है -12 में, यानी कि -4 है उसको क्या कर देना है, -12 कर देना है।
तो क्या ऐसा करे कि न्यूमरेटर हमारा -12 बन जाए? एक मिनट बताओ रितिका, यहां पे -4 है, यहां पे क्या से मल्टीप्लाई करे कि न्यूमरेटर हमारा -12 हो जाए? बताइए। 6 हो जाए 24 हो जाएगा तब तो। सोचो, मतलब यहां पे -4 है, हमको न्यूमरेटर करना है -12। रुक जाओ, बताओ बताओ, सोचो जरा। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो 4 3 12 हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे समझो, यहां पे हमने 3 लिया और यहां पे भी हमने 3 लिया। अब बताओ ये माइनस और प्लस कितना होता है? माइनस होता है। और 4 3 12, क्या -12 आया? बिल्कुल आया। लगता है ये चीज तुमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाएं? ठीक है, समझो। पहला वाला समझो फिर से, बस एक मिनट। पहले वाले में बोला गया था कि आपके सामने क्वेश्चन है -5/13। इस नंबर को आपको चेंज करना है इस रूप में कि न्यूमरेटर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाए। अभी नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाए, बस पॉजिटिव में हो जाए। इस नंबर चेंज नहीं होना है इसमें। 5 है 5 ही रहेगा, 13 है 13 ही रहेगा, बस ऊपर वाले को नेगेटिव में है पॉजिटिव में कर देना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 ही क्यों? यदि 2 से करते तब तो 10 हो जाता ना। क्या आपको वो चेंज करना है, नंबर चेंज करना है क्या? नहीं, हमको बस साइन चेंज करना है। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी -1 से, तब ना मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो पॉजिटिव बोला गया था तो पॉजिटिव आ गया हमारा, और न्यूमरेटर का बात ही नहीं हुआ था, तो वो कुछ भी आ जाए चलेगा हमारा। अब इस वाले में आ जाओ। इस वाले में बोला गया आपके सामने क्वेश्चन है -4/7। इस नंबर में ऐसा कुछ करिए कि अभी इस नंबर का न्यूमरेटर -4 है, इसका न्यूमरेटर -12 बन जाए। तो आप क्या करोगे? इसको बनाने के लिए -4 में 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही 3 आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऊपर नीचे हमेशा सेम नंबर से होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या -12 आया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कुछ भी आ जाए उससे मतलब है हमको नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 21। बस खत्म। इसका सेकंड नंबर देख लीजिए। चलो इसका सेकंड नंबर बताओ रितिका, फिर से आप बताइएगा। -4/7 है, ओके। इसको चेंज करना है इस रूप में कि अभी न्यूमरेटर -4 है, अब इसका न्यूमरेटर कितना हो जाए? 20 हो जाए। तो आप -4/7 है, तो -4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि उसका न्यूमरेटर 20 हो जाए? केवल 5 नहीं, केवल 5 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये -20 होगा। हमको पॉजिटिव 20 चाहिए, तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड, -5 से करना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा -5, तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, 4 5 20 आ गया ना। और नीचे कुछ भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, तो ऊपर आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी -5 से ही करना पड़ेगा। ये हाँ -35, बस सिंपल। आगे बढ़े, समझ में आया ये वाला चीज? अगला भी वही है। यहाँ पे सारा बात हुआ न्यूमरेटर को लेकर, अगला क्या होने वाला है? डिनोमिनेटर, लेकिन तरीका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन है आपके सामने -3/8। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्रेस -3/8 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 32। अब न्यूमरेटर को आप छोड़ो, न्यूमरेटर जो होगा देखा जाएगा। अभी हमको मल्टीप्लाई करना किस में है? देखो, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर का बात हुआ तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई किधर के बारे में सोच रहे थे? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है हमको। अब किसको देखना है? डिनोमिनेटर को देखना है। न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है। -3/8 है आपके सामने, डिनोमिनेटर को आपको कर देना है 32। अभी फिलहाल 8 है, 32 हो जाए हमारा डिनोमिनेटर। ऐसा क्या करे 8 में मल्टीप्लाई की डिनोमिनेटर 32 हो जाए? न्यूमरेटर कुछ भी होगा देखा जाएगा। बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहां पे यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी 4 से ही करना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये वाला तो हमारा कितना हो जाएगा? -12। माइनस में आया, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमको चेंज बोला गया है किसको करने के लिए? डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए चलेगा हमारा। ठीक है, आगे ये तो हो गया कितना? 32। क्या आया डिनोमिनेटर 32? आ गया ना? सिंपल, इसी तरीके से बनेगा। इसका सेकंड नंबर देख लीजिए। चलिए
सेकंड नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन फिर से सेम रहेगा, -3/8। अब बताइएगा जरा ध्यान से। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को बना देना है -40। तो 8 आपके पास, डिनोमिनेटर अभी फिलहाल 8 है। ऐसा 8 में क्या मल्टीप्लाई करे कि डिनोमिनेटर -40 हो जाए? रुक जाइए, बताइए। -5, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां पे यदि हम -5 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां भी -5 से करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15/-40। बस सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अभी हमारे पास समय है तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और भी हो सकता है। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे इसका जस्ट उल्टा। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आपको करना है डिवाइड। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है एक्सप्रेस -36/48। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस -36/48 as a rational number, with denominator with denominator कितना हो जाए, 4 हो जाए। चलिए लिखना, अब रुक जाइए, पहले सुनिए इसको ध्यान से। देखो, आपने इस वाले नंबर में एक चीज गौर किया है, इस वाले नंबर में हमेशा आपको ज्यादा लाने के लिए बोला गया। जैसे आपके सामने यहां पे -4 और 7 था, तो बोला गया था कि न्यूमरेटर 12 हो जाए, -12। तो अभी -4 था, -12 बोला गया, यानी कि ज्यादा बोला गया। इसमें देखो -4 था, 20 बोला गया, ज्यादा बोला गया, यानी कि कम है, ज्यादा आपको लाना है। इस वाले में भी देखो, डिनोमिनेटर अभी फिलहाल 8 है, 32 लाने बोल रहा है, -40 लाने बोल रहा है, यानी कि ज्यादा लाने बोल रहा है ना। तो जब ज्यादा लाने के लिए बोला तो आपने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है आपको, कम लाने के लिए बोला जा रहा है, तो कम लाने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। हाँ वो हम समझ रहे हैं, -40 में तो छोटा होता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो थोड़ा बड़ा नंबर का ही बात कर रहा है वो, ठीक है ना। चलिए अब समझिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखो। -36/48 है हमारे सामने, पहले समझिए ध्यान से। आपके सामने क्वेश्चन है -36/48, इसको चेंज कर देना है, इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो आपको ये 48 अभी दिख रहा है, और यहां पे 48 के जगह पे 4 हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, 48 में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या कुछ नंबर से डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे। तो 48 में किस नंबर से डिवाइड करे कि डिनोमिनेटर हमारा 4 हो जाए, 12 से, क्योंकि 12 4 जा कितना होता है, 48। तो ये ऊपर वाले में कुछ करना है अभी फिलहाल आपको नहीं, जिसके बारे में बोला जा रहा है केवल उसी को देखना है। तो यहां पे आप डिवाइड करोगे 12 से, तो यहां भी डिवाइड करना है आपको 12 से, ठीक है। तो ऊपर वाला पहले आंसर बताइए, -3, क्योंकि -36 को आप डिवाइड कर रहे हैं 12 से। हमने क्या बोला था, डिवाइड नॉर्मली करो, साइन को भूल जाओ, साइन बाद में दे देंगे। 12 3 जा कितना होता है, 36, यानी कि -3। ऊपर हो गया हमारा -3/4, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं। तो जब छोटा नंबर दिया रहे, बड़े नंबर का बात करें तो मल्टीप्लाई करना है आपको, और जब बड़ा नंबर दिया रहे, छोटे नंबर को लाने के लिए बात करें तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये हो गया डिनोमिनेटर वाला। एक सवाल ले लेते हैं, न्यूमरेटर वाला भी ले लेते हैं। न्यूमरेटर वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए काम करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्रेस पांचवा नंबर, एक्सप्रेस 27/45 as a rational number with numerator
विथ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 3। ये आपका क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए क्या बोला गया है, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास एक मिनट -27 का हम लोग थोड़ा और डिफिकल्ट कर देते हैं क्या, विथ न्यूमरेटर -3। अब समझिए क्वेश्चन है -27/45। आपको क्या करना है, अभी फिलहाल न्यूमरेटर में आपको -27 दिख रहा है, आपको न्यूमरेटर में -3 शो करना है। तो ज्यादा बड़ा नंबर दिया हुआ कम लाने के बारे में बात हो रहा है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है -27/45 और न्यूमरेटर अभी दिख रहा है -27, ला देना है उसको -3। तो बताइए कितने से डिवाइड करे -27 में कि न्यूमरेटर हमारा -3 आ जाए। 9 से, 9 से, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आप 9 से करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा 9 से, तो ये तो हो जाएगा हमारा -3। ये कितना हो जाएगा, 9 5 या 45 होता है, तो ये हो गया हमारा 5, बस -3/5। आसान है। चलिए आज के लिए हम लोग सवालों का सिलसिला यहीं पे खत्म करेंगे। 5 हुआ है, 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसमें और करेंगे, तब जाकर हमारा पहला एक्सरसाइज आपका बन पाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग लिखिए और ऑनलाइन पर बच्चे इसको आप लोग अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। 5 क्वेश्चन हुआ है बस, बाकी हम लोग कल करते हैं, समय के अभाव के कारण आज नहीं हो पाया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आए सब कुछ। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर रैशनल नंबर्स, इसके अंदर हम लोगों ने टोटल अपने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 6 और 7। उसके बाद फिर चलेंगे एक नए टॉपिक पे, टॉपिक का नाम होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 6 और 7 हम लोग को डिस्कस करना है। ये भी थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा नया बात है इसमें, समझते क्या है। देखिए सबसे पहला है इसमें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि इस नंबर को आप तब तक काटते रहो, तब तक इसको सॉल्व करते रहो जब तक कि ये और ना कटने लग जाए। मतलब कि जब तक कट रहा है तब तक काटते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब ये खुद नहीं कटेगा और जो आंसर आएगा वही होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझ में आएगा। सबसे पहला सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहला है हमारे पास 21/35। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिस टेबल में 21 और 35 दोनों आता हो? 7 के टेबल में। तो 7 के टेबल में 21 कितने बार में? 3, और ये 5। हमारा आंसर आ गया 3/5। क्या 3/5 को आप और ज्यादा कैंसिल कर सकते हैं क्या? शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि 21/35 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 3/5 होगा। इसका सिंपल सा मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी नंबर को आप तब तक सॉल्व करते रहो जब तक कि वो सॉल्व हो ना जाए। सॉल्व हो गया तो अपने आप लास्ट में एक ऐसा नंबर बचेगा ना जब वो और सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, वही होगा इसका आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, -32/40। कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, मान लीजिए कि माइनस यहाँ पे है ही नहीं। तो अब बताइए कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 32 और 40 दोनों आता है? 8 के टेबल में भी आता है क्या? और किसी के टेबल में? हालांकि 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन उतना छोटा नहीं सोचना हम लोगों को, थोड़ा सा बड़ा। कौन सा ऐसा सबसे बड़ा टेबल है जिसके टेबल में 32 और 40 भी आता है? 8। तो 8 के टेबल में 32 कितने बार में? 4 बार में। ओके, और ये 5 बार में। ये हो गया हमारा -4/5। जब आप कैंसिल करेंगे तो माइनस को भूल जाएंगे, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो बस माइनस को वहां पे लगा देंगे। क्या सिंपल है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा -4/5 इसका आंसर। आगे बढ़े। क्या -4/5 को और ज्यादा सॉल्व किया जा सकता है? मतलब इसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो -32/40 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? -4/5। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर है 22/, अच्छा एक बार 22/-55 है, तो आपको पता है माइनस कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और ये हमारा -22/55 हो जाएगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि 11 का ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 22 भी आता है और 55 भी आता है। तो 11 के टेबल में 22 कितने बार में? 2 बार, और ये
5 बार में, तो -2/5 ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल है ना, बस इतना ही करना है आपको। हाँ, यहाँ पे नंबर छोटा दिया गया इसलिए एक ही बार में कट जा रहा है, लेकिन जब नंबर बड़ा दिया हुआ रहे तो आपको एक के बाद एक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल पे आपको दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में -36/-45। हमने सबसे पहली बात आपको ये बोला है कि जब माइनस दोनों तरफ रहनी चाहिए ऊपर, उसको पहले आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, सिंपल। अब ऐसा टेबल बताइए जिसके टेबल में 36 और 45 दोनों आता हो। 9 के टेबल में 36 कितने बार में, बिल्कुल 9 के टेबल में 4 बार में और ये 5 बार में। तो ये हो गया हमारा 4/5। क्या माइनस डालने की जरूरत है अब, नहीं, वो तो कट गया है कि नहीं। तो 4/5 ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, -36/-45 का, ठीक है ना। अच्छा, क्या इतना आसान मिलेगा हर बार, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बड़ा भी मिल सकता है। तो बड़ा नंबर जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे 200 आया, 200/500 आया, सिंपल ऐसे दिया गया मान लीजिए। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे छोटे नंबर से, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर बड़ा, जैसे। हालांकि आपको पता है कि ये 100 से सीधा सीधा कट जाएगा कितने बार में, 2 और 5, यानी कि 100 का टेबल यदि आप पढ़ोगे तो 2 बार में और ये 5 बार में कटेगा। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो पहले इसको शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से। जैसे मान लीजिए सपोज करिए 1924 आ जाए मान लो, और यहाँ पे 1637 आ जाए, चलो 7 छोड़ो 8 ले लेते हैं, ऐसा नंबर आ जाए, तो आप किससे शुरुआत करोगे, सबसे पहले 2 से करेंगे शुरुआत, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरीके से करेंगे, ठीक ना। और तब तक इसको काटते चलेंगे जब तक कि ये पूरा सॉल्व ना हो जाए। सॉल्व हो जाएगा तो अपने आप एक नंबर ऐसा आ जाएगा जब उसको आप और ज़्यादा काट ही नहीं पाओगे, है कि नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या समझा आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपने समझा कि किसी भी नंबर को आप तब तक सॉल्व करते रहो, तब तक काटते रहो, तब तक उसको सिंपल फॉर्म में लाते रहो जब तक कि वो कट रहा है। नहीं कटने लगेगा तो वही होगा उसका आंसर, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सॉल्यूशन देखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे दिख रहा है आपको x -3/8 एंड x/-24। तो इसमें x का वैल्यू आपको पता करना है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। याद कीजिए, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के सारे वैल्यू क्या होते थे, सेम होते थे। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था 1/2, 2/4 और 3/6, 4/8, ये सब का वैल्यू क्या है, एक ही है। आप इसको कैंसिल करोगे सबका वैल्यू कितना आने वाला है, 1/2 आने वाला है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता था, सारे रेशनल नंबर का वैल्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि -3/8 और x/-24 ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/Q, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों का दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताइए, -3/8 इक्वल्स टू x/-24। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर का साइन हमने क्यों दिया बीच में, क्योंकि पहले बोल दिया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का वैल्यू क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू मतलब साइन बराबर का दिया है, ठीक है। तो कई बार ना इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे आएगा, या फिर कई बार सिंपली ये दे देगा। तो बस आपको बनाना कैसे है, x का वैल्यू निकाल देना है। अब बनना कैसे, चलिए उसको समझ लेते। इस प्रकार का सिचुएशन जब भी आपके सामने रहे ना, तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले इसको ऊपर तो भेज दें, क्योंकि कभी नीचे नहीं रहता है माइनस। तो ये हमारा क्या बनेगा, -3/8 इक्वल्स टू -x/24। हाँ या ना, बिल्कुल। अब हम लोगों को करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ इसको इससे, हाँ कहाँ, -3/8 इक्वल्स टू x/24।
ठीक तो है? अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी बस हमने साइन को ऊपर भेजा है, ठीक है? समझिए ध्यान से, यहां पे ये वाला चीज इसके बराबर है क्योंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इसलिए हमने दोनों को बराबर किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइन को ऊपर भेज रहे हैं बस, ठीक। अब हम लोगों को करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 × 24, जल्दी बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -x × 8, जल्दी बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझ में आया रितिका? ठीक है, तो -3 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी बताइए कितना आएगा। 72 -72, ओके। और ये कितना हो जाएगा, -8x, क्या कोई दिक्कत, 8 × x 8x, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, -8x। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए आपको वैल्यू निकालना किसका है, x का निकालना है, तो उसको उधर ही रहने दीजिए। ये हमारा -72 है, ये मल्टीप्लाई में -8, तो इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। अब बताइए कितनों को पता है कि माइनस माइनस क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, तो बचा 8 और 72। तो बताइए कि आखिर 72 कितने बार में डिवाइड होगा हमारे 8 से, जल्दी बताइए कितने बार में, 9 बार में। अरे 9 × 72 याद आया कुछ, तो 9 = x, यही तो निकालना था हम लोगों को। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा यदि ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यदि साइन नीचे रहे तो उसको ऊपर कर देंगे, और यदि पहले से सब कुछ बढ़िया है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। चलो इस तरीके से आपको x का वैल्यू सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन दे इसमें, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और देते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए लिख लीजिए, इसी में क्वेश्चन सीधा दे देते हैं, ठीक ना, इसी में एक क्वेश्चन और दे देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है 7 / -3 = x/6। समझिए क्या बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है सिंपल सा कि पहले आप इसको कहाँ भेजोगे, ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा -7/3 = x/6। अब क्या करना है हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -7 को 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, -7 × 6, ये माइनस में है तो ब्रैकेट में रखिए, बराबर x को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, -42, ओके, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हमको निकालना है x का वैल्यू, तो 3 को इधर भेज देंगे, तो -42 / 3 = x। अब बताइए कितने बार में कटने वाला है, सोचिए, जल्दी, क्या 14 3 या 42 होता है, बिल्कुल, तो इसको आप काटोगे 14 आएगा, तो -14 = x। कोई दिक्कत, इस तरीके से आपको x से वैल्यू निकालना है, हो जाएगा। चलो पहले इतना आप लोग लिखिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले टॉपिक पे। अगला टॉपिक थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इस तरीके से आपको x का वैल्यू निकालने सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आपका बन जाएगा। शुरुआत में गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें x का वैल्यू निकाल पाएंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़े, रैशनल नंबर को डिस्कस करें। चलिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप लोग समय लेके समझिएगा, मतलब रुक जाइए, पहले इसको समझिए अच्छे से, समझिए ध्यान से। शुरू करें, चलिए समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो 1/2 है और -1/2 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस पे करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ओके।
अब सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन पता है आपको? फ्रैक्शन बहुत प्रकार के होते थे, लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शन होते थे। बस इसमें आपको दो फ्रैक्शन ध्यान रखना है, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, किसी को पता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता था, डिनोमिनेटर बड़ा होता था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता था, डिनोमिनेटर छोटा होता था। याद रहेगा? तो आपको पहचानना है पहले कि ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। प्रॉपर है, ठीक है। अब आपको खींचना है लाइन, तो लाइन खींच लीजिए। बीच में रखेंगे आप 0, यहां रख लीजिए 1, यहां रख लीजिए 2, यहां पे -1 और यहां पे -2। सिंपल है। सबसे पहले हमको रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा आपको बात बताने जा रहे हैं। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यह हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? कहां रहेगा? 0 और 1 के बीच में। चाहे कितना ही बड़ा नंबर दे दे, लेकिन यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो पहले क्या करना है आपको? सॉल्व करने से पहले देखना है कि कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये हमारा पॉजिटिव वाला है, तो पहले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। ये 1/2 है, यानी कि प्रॉपर है, तो ये भी किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अब आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कितना है? 2 है, तो 0 और 1 को आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर में जितना लिखा रहेगा उतने हिस्से में इसको डिवाइड कर देना है। पहला क्या पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन है? पहला प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? थोड़ा सब लिख देते हैं। मतलब पहले आपको पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो साफ दिख रहा है कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद यदि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो कहां लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा, हमेशा। तो ये लाई करेगा हमेशा 0 और 1 के बीच में। अब आपको ये पता चल गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, 0 और 1 के बीच में भी लाई करेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका। अब अगला चीज जो आपको देखना है वो ये कि डिनोमिनेटर कितना है? कितना है? 2 है। तो 0 और 1 को कितने घर में डिवाइड कर देंगे? 2 घर में, बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यदि हम लाइन खींच दें तो एक घर और ये एक घर, 2 घर हो गया, है ना? बिल्कुल। तो पहला वाला कहलाएगा 1/2, दूसरा वाला कहलाएगा 2/2, और इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कट के कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या वही चीज यहाँ पे 1 लिखा हुआ था? बताओ, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 था, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझे ध्यान से, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्या अपने मन से हो गया यहाँ पे 1? नहीं। पहला वाला कहलाएगा हमारा 1/2, दूसरा वाला 2/2, फिर 3/2, 4/2, इस तरीके से। तो ये 1 क्यों बना पता आपको? क्योंकि पहला वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/2, दूसरे वाले को आप क्या बोलोगे? 2/2 बोलोगे। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो क्या यहाँ पे 1 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इस पॉइंट को आप कुछ भी बोल सकते हैं, पॉइंट P बोल दो, चलेगा। ये इसका आंसर हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में पहला क्या आपको देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, पक्का। दूसरा बात कि 0 और 1 को कितने घर में डिवाइड करना है, ये कहां से पता चलेगा? उसके डिनोमिनेटर से। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक ये और एक ये। तो पहला वाला कहलाएगा 1/2, फिर 2/2, 3/2, इस तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाइए, -1/2 है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, लेकिन माइनस में है तो हम लोग इधर कर लेंगे। प्लस वाला उधर होता है पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला इधर होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी हमारा 1/2 है लेकिन माइनस में है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ ना। ये किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, यहाँ और यहाँ के बीच में लाई करेगा। इस बार नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी 2 घर में डिवाइड कर देना है। ये कितना हो जाएगा? -1/2, और ये -2/2, -2/2। अब इसको आप काटोगे तो क्या -1 नहीं आया? ये है ना -1, बिल्कुल। तो यही हो गया आपका आंसर।
उधर आपने p लिखा था, इसको आप q लिख दो। सर ऐसे ही सबका आंसर करना है। ऐसे ही करना है हमेशा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करें आगे। तो ये हो गया हमारा पहला वाले का आंसर। सेकंड वाले का देखते हैं, सेकंड वाला क्या बोला गया है। सर हाँ अगर माइनस ना रहे कोई हाँ, तो कैसे सॉल्व यदि माइनस नहीं रहेगा तो केवल हम लोग इधर का बात करेंगे, ठीक है ना। चल कौन सा, इधर नहीं आएगा। नहीं इधर नहीं आएगा फिर, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अगला है 2/3 एंड -2/3। सबसे पहले तो बताइए कैसा फ्रैक्शन है, पहले हम लिख लेते हैं, आप लोग सोचिए मन में। 2/3 एंड -2/3 ये कैसा फ्रैक्शन है, पहले ये बताइए। प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और आप लोग भी अभी शुरुआत में लिखिएगा, जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पक्का कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका नंबर लाइन, इस तरीके से खींच लेंगे। यहाँ पे बीच में 0 ले लीजिए, इधर 1 ले लीजिए, इधर 2 ले लीजिए, यहाँ -1 और यहाँ -2 ले लीजिए। सिंपल। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 2/3, तो प्रॉपर है तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, पहला बात। दूसरा बात, डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि इसमें 3 घर बनना चाहिए। 1 घर, 2 घर और ये 3 घर, 1 2 3। तो बताइए पहला वाला हमारा क्या कहलाएगा, 1/3, दूसरा वाला 2/3 और ये वाला 3/3, और 3/3 को आप काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहला वाला 1/3 और ये वाला हमारा 2/3, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला होगा, हाँ या ना, बोलो। सर ऐसा ही अगर क्वेश्चन नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा रहे तो ज्यादा रहेगा ना, तो इसको हम लोग ज्यादा घर में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 3 था, तो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 2/3 है, तो पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 1/3, पहले 1/3, तो पहला हमारा क्या कहलाएगा, 1/3 और ये वाला 2/3, तो हमारा यही आंसर है, क्योंकि 2/3 लाना था हमको। तो ये हो गया हमारा, पी नाम दे दो इसका, 2/3। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये हमारा आंसर है। अगला है -2/3, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस लग गया तो इधर हम लोग बात कर लेंगे। तो बताइए 0 और -1 को कितने हिस्से में डिवाइड करना है हमको, 3 हिस्से में करना है। तो यहाँ पे 1 और 1 बराबर लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग स्केल से करोगे तो बिल्कुल बराबर बन जाएगा, बोर्ड पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उससे मत करना है। पहला वाला क्या कहलाएगा, -1/3 और ये -2/3 और ये -3/3। तो -3/3 का आंसर कितना आता है हमेशा, 1। देख लो -3/3 आप कैंसिल करोगे तो -1 ही तो आएगा कट के, है कि नहीं। आगे तो ये हो गया हमारा -1/3 और ये -2/3, तो यही तो हमारा आंसर हो गया, इसका नाम क्यों दे दीजिए, -2/3। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले में अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है 2/7, ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इधर का मिटा दें, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको वीडियो को पॉज करके ले लीजिए, तब तक इसको मिटा देते हैं। मिटाएं, चलो अगला है 2/7। तो ऑब्वियस ये बात है कहाँ लाई करेगा, पहले ये बताओ, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। दूसरी बात, 0 और 1 को कितने घर में डिवाइड करना है बताइए, 7 घर में करना है। 7 घर में करना है ना, तो थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। क्या बनाइएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। अच्छा इसको ना शॉर्ट और थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं आपको। एक काम करिए आप, देखो इसको ना और थोड़ा अच्छे से बताया जा सकता है, समझिएगा। सॉल्यूशन नंबर 3rd देखिए, पहले समझिए यहाँ पे क्या है। देखो हर बार ना नंबर लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनाने का जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में देख लो कि क्वेश्चन में पॉजिटिव का बात कर रहा है कि नेगेटिव का बात कर रहा है, उसी हिसाब से काम करेंगे हम लोग। जैसे इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, तो हम लोगों ने दोनों बनाया, 0 के उधर पॉजिटिव और 0 के उधर नेगेटिव। इसमें भी वही चीज हमने किया। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो तो 2/7 है, कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है।
तो हमको नेगेटिव बनाने का जरूरत नहीं है। इसमें आप ऐसे चलिएगा, ठीक है ना, गलती नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ऐसे चलिए, जैसे यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे आप रख दो 0। हालांकि आपको पता है इधर क्या होने वाला है, -1 -2 -3, टीचर को भी पता है, सबको पता है, लेकिन हम लोग इधर का क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में किसका बात क्या है? पॉजिटिव का बात क्या है, तो हम लोग पॉजिटिव का केवल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ये कोई गलत कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिए पहले कि नेगेटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव बोल रहा है। यदि नेगेटिव बोल रहा है तो केवल नेगेटिव ड्रॉ कर लेंगे, पॉजिटिव बोल रहा है तो केवल पॉजिटिव कर लेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो दोनों कर लेंगे इस तरीके से। क्या? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 2/7, थर्ड नंबर है 2/7। तो यहां पे आप ले लो 1 2 और यहां पे 3। सबसे पहला बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। दूसरा बात, इसको कितने घर में डिवाइड करना है? 7 घर में। तो कितना लाइन खींचना पड़ेगा? 6 लाइन, एक कम है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है हमसे, लेकिन आप स्केल से करोगे अपने कॉपी पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। क्या 7 घर बना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ना। तो पहला वाला क्या कहलाएगा? 1/7, 2/7, 3 4 5/7, 6/7 और 7/7 का मतलब तो 1 ही होता। हमको चाहिए क्या बताइए? 2/7 चाहिए। तो 2/7 तो ये 1/7 और ये 2/7, तो यही हो गया हमारा पॉइंट P मान लीजिए आप, और ये हो गया 2/7। बस इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़े, सिंपल होता है, बस आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। चौथे नंबर में आइए 7/3, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही था। चलिए अब कौन बताएगा ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है। तो पहला बात यहां पे लिख देते हैं, ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे बढ़े, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा कहानी बस अलग होता है, समझे ध्यान से। जब भी आपके सामने क्वेश्चन इम्प्रॉपर का आ जाए, इसको आप चेंज कर लोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कैसे करते हैं? डिवाइड करके। तो 7 को डिवाइड करना किससे? 3 से। कितना आएगा? 3 2 6, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। इसको यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जितना आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जितना बच जाता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जिससे हमने डिवाइड दिया था उसको नीचे लिख देते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करो तो क्या 7/2 आ रहा है? सॉरी 7/3 आ रहा है घूम फिर के? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या हम 7/3 को 2 होल 1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन इम्प्रॉपर का आ जाए सबसे पहले उसको आप किस में चेंज कर लेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इस तरीके से डिवाइड करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब ऐसा हो जाए तो अब आपको ये देखना है कि पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। किस में बताओ? पॉजिटिव में। पॉजिटिव है ना 2 होल 1/3, तो कौन सा हमको नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा? नेगेटिव की ओर या पॉजिटिव की ओर? पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव नहीं करेंगे हम लोग, इससे हम लोगों का समय भी बचेगा और जगह भी बचेगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे आप लिख दोगे 0, यहां पे लिख देंगे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे 4। जितना जगह बचे आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 होल 1/3 है, इसका मतलब हुआ कि 2 घर आप पहले ही चले जाओ, 2 स्टेप आप पहले आगे बढ़ जाइए। तो 0 से 1 स्टेप और यहां 2 स्टेप। 2 होल का मतलब हुआ कि आप 0 से 2 घर पहले आगे बढ़ जाओ। तो यहां से यहां 1 घर और यहां से यहां 2 घर। हम लोग अभी कहां पहुंच चुके हैं? 2 पर। अगला क्या है? 3 है। तो इन्हीं के बीच में हमको अब काम करना है अपना। सबसे पहले हम लोग कहां पहुंच गए? सीधा यहां से यहां पहुंच गए। हमको इससे मतलब नहीं है, अब इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है बस इन दोनों से। अब 2 का काम हो गया, अब है हमारा 1/3। बताइए 1/3 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब आप 2 और 3 को कितने घर में डिवाइड करने वाले हैं? 3 घर में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक, तो इसको 3 घर में डिवाइड करिए। हो गया, 1 घर, 2 घर और ये 3 घर।
तो आपके सामने है 1/3, तो ये हो गया हमारा 1/3, ये 2/3 और ये 3/3। तो हमको चाहिए क्या 1/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा। पिन दे दीजिए आप, ये हो गया हमारा 1/3। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, इसको ना आप 1/3 ना लिख के 2 होल 1/3 लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वही निकालना था हम लोगों को। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या समझा आप लोगों ने? पहला बात यह कि यदि कोई चीज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, उसको पहले आप चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे कि ये पॉजिटिव में दिया हुआ है कि नेगेटिव में दिया हुआ है। पॉजिटिव में दिया हुआ है तो केवल पॉजिटिव की ओर ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, नेगेटिव का नहीं करेंगे। और यदि नेगेटिव का दिया हुआ है तो केवल नेगेटिव का करेंगे, पॉजिटिव का नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 होल है, यहाँ पे 4 होल भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि आपको उतना घर पहले ही आगे बढ़ जाना। जैसे यहाँ पे 2 होल है तो 0 से 2 घर आगे बढ़ जाओ, यहाँ से यहाँ 1 घर और यहाँ से यहाँ 2 घर। उसके बाद अगला जो नंबर है ना, इनके बीच में ही हमको काम करना है अपना। उसके बाद है 1/3, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में इसको कितने घर में डिवाइड करना है? 3 घर में डिवाइड करना है। तो पहला वाला कहलाएगा 1/3, दूसरा वाला 2/3 और ये तीसरा वाला 3/3। समझ में आ रहा है सबको? क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 5वें नंबर में। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 22/7। बताओ समर, 22/7 कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है। तो पहले इसको चेंज किस में करने वाले हम लोग? मिक्स्ड में। तो 22 को डिवाइड दीजिए किससे? 7 से। कितने बार में दोगे डिवाइड? 3 बार में ना। 21, 1 बचेगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? 3 होल 1/7। जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जिससे हमने डिवाइड दिया था उसको नीचे। अब आप इसको सॉल्व करो। क्या 22/7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 3 होल 1/7। क्या अब बनाना आसान है या हार्ड है? अब तो आसान हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, बनाइए। अब पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे, यहाँ 1 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, और जगह यदि आपके पास बचा है तो आप 5 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें। बोल रहा है 3 होल, तो कितना घर आपको आगे बढ़ना है? पहले 3 घर। तो यहाँ से यहाँ 1 घर, 2 घर, 3 घर, बढ़ गए हम लोग आगे। तो अब जो हमारा काम होगा वो 3 और 4 के बीच में होने वाला है। तो 3 और 4 को अब आप कितने घरों में डिवाइड करोगे? 7 घर में। तो कितने लाइन खींचने पड़ेंगे? 6 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या 7 घर बना? 1 2 3 4 5 6 7। जितना घर आपको खींचना है, मतलब जितना घर बनाना, उसके एक लाइन कम खींच दो, हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए कौन सा चाहिए हमको? 1/7 चाहिए। तो पहला वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/7, 2/7, 3/7, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, ये पी हो जाएगा। और अब पूरा लिख देंगे आप 3 होल 1/7, इसको 3 होल 1/7, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है। आगे बढ़े। चलिए लास्ट है 6 नंबर पे। एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा सर केवल पॉजिटिव वाला बना रहे हैं। नहीं, बनेगा सेम तरीके से जैसे आपने पॉजिटिव बनाया उस तरीके से नेगेटिव भी बनेगा। चलिए देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन है 6 नंबर, और 6 का क्वेश्चन है -43/9। तो सबसे पहले बात तो ये है हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको पहले चेंज करिए आप, किस में? प्रॉपर में करिए पहले, सॉरी मिक्स में करिए। इम्प्रॉपर है, मिक्स में चेंज करते हैं। चलिए 43 माइनस को भूल जाइए फिलहाल। 43 को डिवाइड करिए 9 से। कितने बार में? जल्दी 4 बार में। 36 माइनस करिए, 13 में 6 जाएगा 7। क्या लिखोगे आप इसको? 4 होल 7/9, 4 होल 7/9। और चूंकि ये माइनस में था तो बस आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है, बस हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि नेगेटिव वाला है कि पॉजिटिव वाला है? नेगेटिव वाला है। तो क्या पॉजिटिव ड्रॉ करोगे आप? नहीं करेंगे। तो 0 आप यहाँ पे लिख दीजिए इस बार।
0 -1 -2 -3 -4, उसके बाद -5 जगह है तो आप आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, ये हो गया -6। इतना तो करना ही है हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, -4, इसका मतलब कितना घर आपको पहले ही चले जाना है, 4 घर। तो यहां से यहां 1 2 3 4। अब जो हमारा काम होगा वो किसके बीच में होने वाला है, -4 और -5 के बीच में होने वाला है। अब -4 और -5 को कितने घर में डिवाइड करना है, 9 घर में। तो कितने छोटे छोटे लाइन आपको खींचने होंगे, 8, है ना, इक्वल पार्ट में। तो करते हैं 8 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बड़ा छोटा हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा छोटा खिंचा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है ना। अब 9 घर हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, 7/9 चाहिए। तो पहला कहलाएगा 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 और ये 7/9। तो ये हो गया इसका 7/9, पी दे दीजिए। और पूरा आंसर अब आप इसके लिखेंगे -4 होल 7/9, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वाला और इम्प्रॉपर वाला नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों। इम्प्रॉपर में दिया हुआ है तो पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर, सॉरी मिक्स में चेंज कर लेना है। आगे बढ़े, आगे अब कुछ बातें हम आपको समझाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा समझिए। ये सब पहले का है, ध्यान रखिएगा। इसमें ना 2-3 बातें आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहला चीज सुनिए, सबसे पहला चीज सबको सुनिए ध्यान से। यदि क्वेश्चन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो एक ही ख्याल आपको रखना है कि यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक। और 0 और 1 के बीच में कितना लाइन खींचना है, कितने घरों में इसको डिवाइड करना है, ये कहां से पता चलेगा, उसके डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का बात हो गया। जब बात इम्प्रॉपर में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे। और मिक्स में चेंज करने के बाद यहाँ पे कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 3 आया, वहां पे -4 आया, तो उतना घर आपको पहले ही आगे बढ़ जाना है, उसके बाद फिर उसका काम करना है कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए सवाल प्रॉपर में भी नहीं है, इम्प्रॉपर में भी नहीं है, मिक्स में दे दिया, तो क्या करना है, तब तो और आसान है। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन 4 होल 7/12 आ गया, इसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं हमको, पॉजिटिव की ओर आगे घिसना है नंबर लाइन, 4 स्टेप पहले ही चल जाएंगे, फिर 4 और 5 को 12 घर में डिवाइड करके 7/12 उसका आंसर लिख देंगे। तो जब मिक्स में दिया हुआ रहे ना तो करना ही नहीं कुछ आपको, इम्प्रॉपर में चेंज ही करने, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको दिया हुआ पहले से, ये तो और आसान हो गया फिर हमारा। हाँ, जैसे मान लीजिए -7 होल 3/5 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव की ओर -7 घर हम लोग पहले चल जाएंगे, 7 घर पहले बढ़ जाएंगे। तो -7 और -8 के बीच में हमको काम करना है। अब तो -7 और -8 को कितने घर में बांटोगे, 5 घर में, इस तरीके से बनेगा हमारा। तो जब प्रॉपर दिया रहे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, इम्प्रॉपर दिया हुआ रहे तो पहले मिक्स में चेंज कर लेंगे, और यदि ऑलरेडी मिक्स में है तब तो नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे बनाते चल देंगे, सिंपल रहेगा। चलिए, अच्छा एक बात और, हाँ ध्यान रखिएगा, नंबर लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हम लोग रियल लाइन भी बोलते हैं, रियल लाइन। तो जो हेडिंग था ना हमारा, रिप्रेजेंट, क्या हेडिंग था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के बगल में इस तरीके से आप स्लैश दीजिए, ऐसे टॉपिक में ही जहां पे आपने लिखा था वहीं पे स्लैश दे दीजिए, और बगल में लिख दीजिए ऐसे रियल लाइन। इसको हम लोग नंबर लाइन और रियल लाइन दोनों बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन या फिर रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन, तो दोनों का मतलब आपको सेम ही समझना है। रियल लाइन को ही हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। तो क्या अब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका जल्दी से ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना ही सिंपल होता है ये, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल कुछ और पॉइंट को, तब तक के लिए हाँ एक बात और, पीछे जो भी आप लोगों ने पढ़ा है आप लोग भी और आप लोग सबको ही उसको रिवाइज करिएगा,
है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। कई बार आपको डिनोमिनेटर में चेंज करना है, न्यूमरेटर में करना है, एक्स से वैल्यू निकालना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। इसको रिवाइज आप लोग करते रहिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।